न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा का अभिप्राय है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों के द्वारा किए गए कार्यों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी संवैधानिक वैधता और अवैधता की घोषणा करने की न्यायपालिका की शक्ति। ब्रिटेन में जहां संसदीय सर्वोच्चता पार्लियामेंट सुप्रीमेसी होने के कारण न्यायपालिका के पास इस प्रकार की शक्तियां नहीं है, किंतु अमेरिका में सीमित और संवैधानिक सिद्धांत होने के कारण न्यायिक समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों और कार्यपालिका की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर सकती है, और यदि वह उसे कानून की मूल भावना यानी वह उस प्रस्तुत कानून को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध पाता है तो उसे असंवैधानिक और निरस्त घोषित कर सकता है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत सामान्यतः लिखित संविधानों में काम आता है, जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों का स्पष्ट रूप से विवरण होता है और उसमें अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित क्षेत्राधिकार अपने फिक्स्ड ज्यूरिसडिक्शन में रहकर ही कार्य करेंगे। वहीं ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के चलते वहां पर जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान नहीं है। ब्रिटेन की संसदीय प्रभुसत्ता यानी संसदीय सर्वोच्चता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता, ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और अमेरिका की जुडिशियल सुप्रीमेसी दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। वहीं भारत की न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिका और ब्रिटिश पद्धति के मध्य आती है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति वास्तव में अमेरिका में सन 1803 में हुई, जब मारबरी और मेडिसिन के एक फेमस कोर्ट केस में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मार्शल ने सर्वसम्मत न्यायालय की ओर से बोलते हुए कांग्रेस की कार्यविधि को असंवैधानिक घोषित कर न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को स्थापित किया। अपने इसी अधिकार के लगातार इस्तेमाल के कारण अमेरिका का उच्चतम न्यायालय न केवल संविधान के व्याख्याकार के रूप में उभरा, बल्कि उसका संरक्षक भी बन गया और फाइनली अंततः इसे कांग्रेस अर्थात अमेरिकी संसद का तीसरा सदन कहा जाने लगा। इस संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका इंडियन जुडिशरी ब्रिटिश न्यायपालिका और अन्य न्यायपालिका की अपेक्षा अमेरिकी न्यायपालिका के अधिक समान दिखाई देती है। देखिए, यदि हम भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्तियों की बात करें तो संविधान में जुडिशियल रिव्यू की पावर्स पे कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। यह संविधान के बहुत सारे आर्टिकल्स में जैसे 13, 32, 226 में निहित है। इसके अतिरिक्त 131 से 136 यानी आर्टिकल 131 टू 136, 143, 146, आर्टिकल 246, 251, 254 और 372 के माध्यम से भी न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(1) बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि संविधान के लागू होने से पहले यानी बिफोर 1947 भारतीय राज्य क्षेत्र में लागू सभी कानून उस सीमा तक शून्य होंगे जिस सीमा तक वे मौलिक अधिकारों के उपबंधों से बेमेल खाते हैं, असंगत होंगे। अनुच्छेद 13(2) में यह प्रावधान है कि यदि किसी कानून द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह कानून अवैध घोषित किया जा सकता है। यहां पर यह स्वाभाविक है कि न्यायपालिका इस बात का निर्णय स्वयं करेगा कि वह कानून मौलिक अधिकारों के अनुकूल है या प्रतिकूल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद भी कहा जाता है, में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या हनन की स्थिति में कोई भी नागरिक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट
फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यपालिका और विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की समीक्षा भी कर सकता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट संविधान के मुख्य व्याख्याकार की भूमिका में आ जाता है और उसे अंतिम निर्णय करने का अधिकार भी है। हम भारतीय न्यायिक व्यवस्था में, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में यदि जुडिशियल रिव्यू का अध्ययन करें तो इसे विभिन्न चरणों के संदर्भ में विभाजित किया जा सकता है। जैसे प्रथम चरण को हम न्यायिक संयम का दौर कह सकते हैं। 1950 से 1975 के दौरान जहां एक और भारतीय न्यायपालिका रूढ़िवादी उपागम को फॉलो करती हुई दिखाई दी, वहीं दूसरी ओर विधानमंडल की इच्छा को भी इसने फॉलो किया। प्रारंभिक वर्षों तक, विशेषकर 1950 से 1967, फ्रॉम 1950 टू 1967 तक, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक संयम का रुख अपनाया और संविधान की कठोर और शाब्दिक व्याख्या की। न्यायपालिका ने मौलिक अधिकार, विशेष रूप से संपत्ति, प्रॉपर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी के संदर्भ में कार्यपालिका की शक्तियों पर सख्त रुख अपनाया और इसी दौरान जमींदारी उन्मूलन कानूनों, भूमि सुधार कानूनों को इस आधार पर अवैध घोषित किया कि वे स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। और संसद ने न्यायपालिका के इन निर्णयों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 31A और 31B को जोड़ा और साथ ही संविधान में एक नई अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल को स्थापित किया, जिसके अनुसार 9th शेड्यूल में सम्मिलित सभी कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रहेंगे। पर यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून यदि संविधान के बुनियादी ढांचे का यानी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं, बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में लाया जा सकता है। सर्वप्रथम 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 13B में दिए गए कानून शब्द पर थोड़ा सा संकीर्ण नजरिया अपनाया और इसका अर्थ सामान्य कानून बताया। कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, संवैधानिक कानून को 13B के कानून के दायरे से बाहर रखा, जिसका मतलब था कि संसद अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल करके संविधान में या मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। यही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य सन 1965 में यही निर्णय को दोहराया था और इस प्रकार न्यायालय ने राजनीतिक क्षेत्र की बहस और भाषणों में दखलंदाजी देने से या करने से इनकार कर दिया और कानून व नीतियों को बनाने में संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। इन सभी उपरोक्त घटनाओं के पश्चात न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के दूसरे चरण में प्रवेश करती है, जब 1971 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट के मामले में कोर्ट ने अपने पिछले दिए हुए निर्णय को बदल दिया और आर्टिकल 13B की पुनः व्याख्या करते हुए कहा था कि संसद को आज की डेट से संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित उपबंधों में संशोधित कर मौलिक अधिकारों को छीनने का अधिकार नहीं होगा। दूसरे शब्दों में आर्टिकल 13B के कानून का अभिप्राय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भी है, संवैधानिक कानूनों से भी है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने संसद की विधायी भूमिका को, लीगल रोल को थोड़ा लिमिटेड कर दिया। यह पहला मामला था जब संसद ने न्यायिक संयम को छोड़कर, जुडिशियल पेशेंस को छोड़कर जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म का समर्थन किया, न्यायिक संयम को छोड़कर न्यायिक सक्रियता का समर्थन किया। और इस निर्णय के उपरांत तत्कालीन सरकार ने भारतीय समाज के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के रिकंस्ट्रक्शन के कार्य में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को एक ऑब्स्टेकल माना
और सामाजिक बदलाव के लिए प्रतिक्रियावादी कहकर इसकी आलोचना की, जिसके कारण कमिटेड जुडिशरी, क्योंकि अब तक हम लोग प्रशासन में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात करते थे, इसके पश्चात कमिटेड जुडिशरी की भी बात की जाने लगी। इन सब आलोचनाओं के बावजूद बैंकों का राष्ट्रीयकरण अधिनियम, राजाओं के प्रीवी पर्स अधिकारों को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं बदला और इन दोनों को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया कि ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। गोलकनाथ केस के इस डिसीजन से परेशान होकर तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों को बहुत सीरियस लिया और इसके पश्चात 1971 के चुनाव में विजय प्राप्त कर कांग्रेस गवर्नमेंट ने मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रस्तुत किया। इस 24वें और 25वें संविधान संशोधन के पश्चात संसद की अनियंत्रित संवैधानिक शक्ति की समीक्षा एक बार पुनः केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वर्ष 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई, जिसमें 24वें संविधान संशोधन को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में आर्टिकल 31C को जोड़ा गया और आर्टिकल 13 में दिए गए कानून की परिभाषा की परिधि से संशोधन को बाहर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गोलकनाथ में दिए गए निर्णय में पार्शियल अमेंडमेंट आंशिक संशोधन कर कहा कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु वह संविधान के आधारभूत ढांचे में, मौलिक ढांचे में, मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन नहीं कर सकती। और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के मामले में थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को विकसित कर संसद की संवैधानिक संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया। इसके पश्चात सरकार ने कई बार संविधान में कुछ संशोधन करने की कोशिश करी, परंतु उस प्रत्येक संशोधन को न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका द्वारा अवैध भी घोषित किया गया। देखिए, जहां तक मूल संरचना और इसके तत्वों की बात है, तो समय समय पर न्यायपालिका द्वारा इसमें अनेक तत्वों को समाहित किया जाता रहा है। यदि बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आधारभूत ढांचे और मूल संरचना के अधीन संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक स्वरूप, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इंडियन स्टेट, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, संविधान का संघीय स्वरूप, फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा, इंडिविजुअल डिग्निटी एंड लिबर्टी, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सामाजिक न्याय, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक आम व्यक्ति की पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत और अनुच्छेद 32, 136 और 142 और 141 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त शक्तियां और अनुच्छेद 226 और 227 के अंदर हाई कोर्ट को प्राप्त शक्तियां इत्यादि सभी संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत गिने जाते हैं। संविधान के इस मूल ढांचे के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 में इसकी पुनः पुष्टि की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के प्रावधानों को रद्द कर दिया था, जिसमें तत्कालीन सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया था
जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को न्यायपालिका के विचार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। और इंदिरा नेहरू गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसके उपरांत मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर संसद ने 42वां संविधान संशोधन पारित कर दिया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र है को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों पर कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों ना हो या इससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स 1980 के मामले में इस प्रावधान को भी अमान्य और अवैध घोषित कर दिया, जो कि न्यायिक समीक्षा की अवहेलना करता हुआ दिखाई दे रहा था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यदि कुछ एक्सेप्शंस को, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो पहले चरण में न्यायपालिका की भूमिका मर्यादित सरकार के लिए काम करने की थी, संपत्ति के अधिकार की रक्षा रखने तक थी और भारतीय संविधान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से दिए गए डिसीजंस और संतुलन के सिद्धांत का सम्मान करने तक सीमित रही थी। परंतु 1971 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में दिए गए निर्णय के पश्चात न्यायिक समीक्षा के निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा का परिचय देना प्रारंभ कर दिया और वर्ष 1975 से 77 में लागू किए गए आपातकाल के दौरान न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित करने और उसे सरकार की आज्ञा बनाने का यानी आज्ञाकारी बनाने का भरपूर कोशिश की गई। जैसे 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित करके प्रधानमंत्री के चुनाव को और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव को न्यायालय के समक्ष चुनौती से बाहर कर दिया गया, जिसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को दरकिनार करते हुए इंदिरा गांधी के चुनाव को वैध घोषित कर दिया और इसी प्रकार 42वां संविधान संशोधन पारित कर न्यायपालिका पर अंकुश लगाए गए, जिसमें प्रक्रिया संबंधी विषयों को छोड़कर संविधान के किसी भी अन्य संशोधन की समीक्षा करने से न्यायपालिका को रोक दिया गया। यद्यपि आपातकाल के कुछ वर्ष पश्चात मिनर्वा मिल्स के मामले में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी असीमित अधिकार को नकारते हुए अपने न्यायिक समीक्षा के अधिकार को पुनः स्थापित किया और न्यायालय ने कई अन्य मामलों में जैसे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, संपत बनाम केंद्र राज्य सरकार और वामन बनाम केंद्र सरकार इत्यादि बहुत से मामलों में इस प्रकार के निर्णय दिए हैं। उपरोक्त 2 चरणों के पश्चात यदि हम तीसरे चरण में प्रवेश करें तो कहा जा सकता है कि 1977 के पश्चात न्यायिक समीक्षा के तीसरे चरण का प्रारंभ होता है, क्योंकि इस काल के दौरान न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार सिद्धांत रचनात्मकता और प्रगतिशील परिवर्तन के साथ अत्यधिक विकसित हुआ। इस न्यायिक सक्रियता के पीछे, इस जुडिशियल एक्टिविज्म के पीछे कई कारण देखे जा सकते हैं। मसलन 77 में राजनीतिक शासन में पहली बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया जब पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया और नई सरकार ने 42वें संविधान संशोधन को हटा दिया और इसके पश्चात जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आपातकाल की घोषणा को और अधिक कठिन बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक उपद्रव के स्थान पर आंतरिक विद्रोह कर दिया। इंटरनल डिस्टर्बेंस के जगह इंटरनल रिवोल्ट कर दिया। साथ ही मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को स्थगन से बचाने के लिए आर्टिकल 359 में अनुच्छेद 21 और 22 के अतिरिक्त शब्दों को जोड़ दिया गया। इसके पश्चात दूसरा कारण जो हमें न्यायिक सक्रियता के लिए दिखाई देता है, उसमें न्यायालय को सरकार की निरंकुशता का आभास हो चला था। उन्हें प्रतीत होने लगा था कि लोकतंत्र में भी सत्तावाद, अथॉरिटेरियन सिस्टम थोपा जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस धारणा को बदलना चाहता था। वह किसी इलीट क्लास का रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहता, बल्कि भारतीय न्यायपालिका को न्यूट्रल होकर भारतीय संविधान की व्याख्या और संरक्षक की भूमिका निभानी होगी।
यदि तीसरे कारण को देखें तो बहुत से पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की उदासीनता, इनएफिशिएंसी, अक्षमता और भ्रष्टाचार के कारण न्यायपालिका को जनता के प्रति संवेदनशील बनना पड़ा। इसके पश्चात वैश्विक स्तर पर बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक बदलावों ने भी न्यायिक सक्रियता में वृद्धि की, और जब कभी भी इस संबंध में शासक वर्ग में नीतिगत सुधारों और कानूनों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो इसका निराकरण और इसका निवारण भी न्यायालयों ने ही किया। इसके उपरांत एक और बड़ा कारक यानी गठबंधन की राजनीति भी न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देने का एक कारण रही है। विशेष रूप से 1989 के पश्चात राजनीतिक प्रतिष्ठान स्वयं न्यायालयों के समक्ष अनेक प्रश्नों को लेकर जा रहे हैं। आज स्थानीय विषयों का अंतर्राष्ट्रीयकरण, विश्वव्यापीकरण और भारत द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय संधियों के समर्थन से भी न्यायिक सक्रियता में वृद्धि हो चुकी है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से भारतीय न्यायपालिका ने ब्रिटेन के संसदीय सर्वोच्चता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच के मार्ग को अपनाते हुए संसद द्वारा, विधानमंडल द्वारा और कार्यपालिका द्वारा लागू किए जाने वाले और लिए गए निर्णयों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ले लिया, और यदि उनका कोई भी निर्णय संविधान के आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे किसी भी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आप देख सकते हैं अभी हाल ही में धारा 370 को समाप्त किया गया जम्मू कश्मीर से, उसको लेकर के भी बहुत सारे नागरिक संगठनों ने, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। ये मैटर अभी पेंडिंग है। इसके अलावा राम जन्मभूमि को लेकर के भी बहुत सारे विवाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब इसका एक स्थायी हल कर दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की समीक्षा संविधान की मूल भावना के अनुसार कर सकता है, और यदि संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा या बहुमत प्राप्त दल द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव या अधिनियम पारित किया जाता है जो संविधान की मूल भावना को बदलने वाला हो, संविधान के आधारभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ हो या नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाला हो, तो इन सभी परिदृश्यों में न्यायपालिका उन कानूनों को, उन नियमों को, उन अधिनियमों को अवैध घोषित करने की शक्ति रखती है। इसी लेक्चर के कंटिन्यूशन में अगले पार्ट में मैं जुडिशियल एक्टिविज्म पे डिस्कशन करना चाहूँगा। न्यायिक सक्रियता क्या होती है और किस प्रकार भारतीय न्यायिक व्यवस्था में न्यायिक सक्रियता आज बहुत सक्रिय हो चुकी है, क्योंकि इसी लेक्चर में अगर इसके बारे में डिस्कशन करना चाहा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए तीसरे भाग में मैं जुडिशियल एक्टिविज्म पर चर्चा करना चाहूँगा। थैंक यू।